गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट डिस्कशन आपसे था हेलोजिनेशन का, और इसमें मैंने आपको बता दिया था कि बड़ा सिंपल सा वे है, रट्टे मारने की नीड है नहीं। जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल विद लोन पेयर लेकर आओगे तो साइक्लिक टीएस आपने बनानी है, और विदाउट लेकर आओगे तो कार्बोकेटाइन बनाना है। सिंपल सा रूल है। ठीक है जी। ब्रोमिनेशन को आप लोगों ने साइक्लिक टीएस के थ्रू करवाया, ट्रांस एडिशन करवाया। इलेक्ट्रोफाइल कौन था इस जगह पे? हेलोनियम। तो फ्लोरीन तो हेलोनियम बन नहीं सकता, फ्लोरीन तो हेलोनियम बन नहीं सकता, तो इसने प्लस माइनस बना कर दिया। क्लियर? इसने प्लस माइनस बना कर दिया और इसने भी प्लस माइनस बना कर दिया। ठीक है जी। तो इसके फेवर में एक एविडेंस हम ले लेते हैं, ध्यान से सुनना। आपके पास कोई एल्कीन है, ब्रोमीन का रिडक्शन रिएक्शन करवाया और NaCl की प्रेजेंस में करवाया। इस बार ना CCl4 नहीं लिया बच्चे। अगर आप सुन रहे हो तो आपके लिए फायदेमंद है। कल परसों ऐसा क्वेश्चन भी आ रखा था जब हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो आपके पास Br+ अवेलेबल है? हाँ है। Br- अवेलेबल है? हाँ है। आपके पास Br+ अवेलेबल है? हाँ है। Cl- अवेलेबल है? हाँ है। क्या आपके पास Cl+ अवेलेबल है? क्या इस Cl+ अवेलेबल है? क्या सोचते हो? तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर ना? तो ये हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के फेवर में एविडेंस चला गया। ये हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के फेवर में एविडेंस चला गया है। क्या आप इस बात को हम बोलो बेटा। बच्चे Na पॉजिटिव कभी भी एक इलेक्ट्रोफाइल का रोल नहीं करता है। इट इज नॉट द इलेक्ट्रोफाइल। कोवलेंट बॉन्ड थोड़ी बनाता है Na। इलेक्ट्रोफाइल वही होएगा। यही तो एक डिफरेंस है, एक बड़ी फाइन लाइन है इलेक्ट्रोफाइल की और लुईस बेस की। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसको एक कोवलेंट बॉन्ड बनाना होता है जाकर, क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील हो रहा है। तो Na+ कभी भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह डील नहीं हो रहा। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इसीलिए Na+ तो दिमाग में किसी भी कोने पे पड़ा हो एज इलेक्ट्रोफाइल, तो उस पे HCl डाल दो, क्लियर है, तो वो NaCl फॉर्म में वापस चला जाएगा। कुल मिलाकर रिएक्शन मत करवाना, डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो ये कहानी बिल्कुल। लो जी, इसके बाद में एक दो रिएक्शंस और बची हुई हैं, उनके बारे में बात कर लूं। क्लियर? वो रिएक्शंस कौन सी हैं? रिएक्शन विद नेक्स्ट जो भी हो, रिएक्शन विद HOCl, HOX बोलते हैं जिसको। सबस्ट्रेट तो फिक्स ही एल्कीन ही रहेगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर भी फिक्स है, वही रहेगा। क्लियर? अब HOX का नाम क्या है? हाइपो हेलस एसिड। क्लियर? तो HOF को तो भूल ही जाओ, HOF को तो भूल ही जाओ। क्लियर? HOF को तो दिमाग से निकाल दो। क्यों? क्योंकि फ्लोरोनियम इससे बनकर आ नहीं सकता। HOCl, HOBr और HOI। अगर बच्चे मेरे को बता पाए कि इस रिएक्शन में साइक्लिक टीएस बनेगा कि कार्बोकेटाइन बनेगा? साइक्लिक टीएस क्यों बनेगा? हाँ सिंपल। तो रट्टा मारने की नीड आपको कभी भी नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल कौन है? हेलोनियम। बुक्स में इसको जनरली हाइपोहेलस की जगह पे पता क्या लिखा जाता है? हेलोजन वोटर। तो मुझे उस पर भी परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि हेलोजन वोटर का मतलब हुआ वोटर प्लस हेलोजन कलेक्टिवली गिव्स द HX एंड HOX। हेलोजन वोटर का मतलब ये हो गया। कहा जाता है ना क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, आयोडीन वाटर, तो आप समझ जाना इसकी बात कर रहा है वो। और इसमें डिसप्रपोर्शनेशन हुआ है, अगर आप चेक करो किसका? हेलोजन का। ये 0 था, -1 और +1, जैसे ब्लीचिंग पाउडर में होता है ना, वैसे। तामझाम तो है ही नहीं इसके अंदर कुछ। एल्कीन लिखो, HOX लिखो,
एक जगह पे एक्स का अटैक करवा दो, दूसरी जगह ओ एच का करा दो, इसमें कौन सी लड़ाई झगड़ा है? मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, रीअरेंजमेंट है नहीं। इसलिए जो बच्चे इसको पढ़ पा रहे हैं ढंग से, उनको जीरो जीरो बोदर है, बस एक जगह एक्स लगा दो, दूसरी जगह ओ एच लगा दो। ये लो जी, एच ओ बी आर लेके चला मैं, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल था, मार्कोवनिकोव की नीड ही नहीं हुई मुझे। तो कंक्लूसिव आइडियाज क्या हैं? इसमें इलेक्ट्रोफाइल हेलोनियम है, इसमें साइक्लिक टीएस बनता है। कंक्लूसिव आइडियाज क्या हैं? ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसका इलेक्ट्रोफाइल हेलोनियम है, और जो जितनी इजीली सी डबल बॉन्ड सी में फंसेगा उतना फास्ट रिएक्ट कर जाएगा। ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है डिक्रीजिंग। और जिसको बच्चों ने बताया कि सर ये लोन पेयर कंटेनिंग था इसलिए मैं कार्बोक्टाइन नहीं बना रहा, मैंने कहा मत बनाओ, इसमें क्या बनेगी? साइक्लिक टीएस। और रूल कौन सा लगेगा? बिल्कुल मार्कोवनिकोव। बस इतना सा काम है, कोई तामझाम है ही नहीं ज्यादा इसके अंदर। और बार बार मैकेनिज्म लिखनी नहीं होती बच्चे, वो तो टाइम पास है बार बार मैकेनिज्म लिखना। मैकेनिज्म एक बार लिख ली इनफ है। बोलो भाई। नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ढूंढे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H2SO4 की आदतें आप जानते हो। H2SO4 बेस है, बेस एसिड, एसिड है, क्लियर, सल्फ्यूरिक एसिड। ये इलेक्ट्रोफाइल पड़ा है बच्चे। और कैसा है? विदाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। खट से समझ में आ गया कि इस, हाँ कार्बोटन बनेगा, क्लियर है। तो सबस्ट्रेट लिखने में शायद ही किसी बच्चे को परेशानी हो, तभी कह रहा हूं जो शुरू शुरू में बोला था उस पर फोकस कर लेना था आपने। रिएक्शन किससे करवा रहे हो? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H प्लस है। इंटर, और मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म चेंज थोड़ी हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोक्टाइन है। क्या रीअरेंजमेंट के चांस है? हाँ पुराना टोन बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्लियर। तो कोई एल्कीन की रिएक्टिविटी पूछेगा अगर, तो जिसने भी स्टेबल एल्कीन बना दी, कार्बोक्टाइन बना दिया, स्टेबल कार्बोक्टाइन बना दिया जिसने भी, वो एल्कीन क्या हो जाएगी? मोर रिएक्टिव। जो एल्कीन स्टेबल, अब इसमें भी कोई कंफ्यूजन ना लेके बैठ जाए, एल्कीन विच मेक्स स्टेबल कार्बोक्टाइन, क्लियर, बिकम्स रिएक्टिव। जो एल्कीन स्टेबल कार्बोक्टाइन बना दे, पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं, क्लियर। अब अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को लिखो तो आप समझ जाओगे कि कौन किससे जुड़ रहा है। ये लो जी, इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा है, ये इथीन रहा आपके पास, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रहा आपके पास। एक जगह पे H का अटैक हो गया, कार्बोक्टाइन बनती, दूसरी जगह पे O, SO2, OH। अगर आप इस पे पानी डाल दो ना, एडिशन ऑफ वाटर, तो H2SO4 वापस बाहर हो जाएगा, और आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मीन एल्कोहल मिल जाएगा। इसीलिए इस पे एक टैग लगा दिया कि डायरेक्ट एल्कोहल बनाने का तरीका नहीं है, ये इनडायरेक्ट एल्कोहल बनाने का तरीका है। पहले एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया, पहले एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया, पहले एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया, फिर उसका हाइड्रेशन करवा दिया।
कंक्लूसिव आइडिया, कौन एल्कीन फास्ट रिएक्ट करेगी? जो स्टेबल कार्बोटेन बनाएगी। कार्बोटेन बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। मार्कोवनिकोव है, 100% मार्कोवनिकोव है। साइक्लिक टीएस बन रहा है ना, बिल्कुल नहीं। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। इस एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को फर्दर एल्कोहल में बदला जा सकता है, हाँ जी। एक ये न्यूक्लियोफाइल ही तो निकालना है आपने, ये न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से डिस्प्लेस हो जाएगा, एसएन रिएक्शन हो गई। अब कॉन्सेंट्रेट की जगह पे डाइल्यूट H2SO4, इसमें डायरेक्ट हाइड्रेशन हो जाएगा बच्चे। कॉन्सेंट्रेट की जगह पे डाइल्यूट H2SO4, ये डायरेक्ट हाइड्रेशन हो जाएगा, डायरेक्ट हाइड्रेशन, सीधे पानी जुड़ जाएगा इसमें। डाइल्यूट H2SO4 डायरेक्ट हाइड्रेशन हो जाएगा, हरकतें वही है इसकी भी। H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस। अब सारे बच्चे एक एक करके सारी बातें समझ गए होंगे, अगर सुन रहे हैं तो समझ गए होंगे पक्का। एल्कीन कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जो स्टेबल कार्ब केटायन बना दे, क्लियर ना, जो स्टेबल कार्बोकेटायन बना दे, पहली बात। क्या बन रहा है? साइक्लिक टीएस बन रही है? नो, देखो आप खुद जवाब दे रहे हो, तो कितनी मजेदार बात है, कार्बोकेटायन बन रहा है। और क्यों? क्योंकि आपको बेसिक समझ में आया है, हाँ हाँ ऐसे बनता है, रट्टा मारने की क्या नीड है इसके अंदर। और जहां कार्बोकेटायन बनेगा वहां रीअरेंजमेंट होएगा। क्या एंटी मार्कोवनिकोव लग रहा है? बिल्कुल नहीं, 100% मार्कोवनिकोव लग रहा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है जी। सीधे पानी जोड़ना है, और यहां आप एक एल्कीन लेके चलोगे, उस पे डाइल्यूट H2SO4 लिखोगे, एक H का अटैक हो जाएगा, एक OH का अटैक हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो जी। श्योर है आप? आगे बढ़ूं इसके अंदर में? चलो अच्छी बात है। कुल मिलाकर आपके पास रिएक्शंस जो कैटेगरी हुई, रिएक्शंस जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इंक्लूडेड, क्या करवाया? फ्री रेडिकल एडिशन। पहली कौन सी थी? हाइड्रो, ऐसी नहीं लिखते, पहली थी प्लस HX, दूसरी थी प्लस X2, तीसरी थी प्लस HOX, अगली थी आपके पास कॉन्संट्रेटेड H2SO4, अगला था आपके पास डाइल्यूट H2SO4। याद आ रहा है कुछ? ठीक है जी। यहां एक अनसेचुरेशन टेस्ट भी लिया हमने, हाँ जी। क्लियर? और ये ब्रोमीन वाटर, क्लोरीन वाटर टाइप से। और कहां कहां साइक्लिक टीएस बना? यहां कार्बोटेन बना, यहां टीएस बना साइक्लिक। तो इस तरीके से एल्कीन को रिवाइज किया जा सकता है। और अगर एल्कीन एक बार पकड़ में आ गई तो एल्काइन में कुछ बचा ही नहीं, बस एक की जगह दो दो पानी जोड़ोगे, दो दो ब्रोमीन जोड़ोगे, और इन सब के अंदर हमारे भाई साहब आए हुए हैं, रशियन साइंटिस्ट मार्कोवनिकोव। और अगर, हाँ बोल बोल, ना ना बस बाद में एडिशन कराते हैं। कोई प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट पूछ ले, कोई प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट पूछ ले तो बता देना एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है, फर्क तो कुछ नहीं है। और जब कोई डाइल्यूट ले लो तो सीधे अल्कोहल है।
और जब HBr H2O2 हो तो हमारे भाई साहब कौन से आ गए? एंटी मार्कोवनिकोव, मार्कोवनिकोव का उल्टा, खराश इफेक्ट, KHARASHCH। ठीक है जी। तो जितनी भी रिएक्शंस पीछे पड़ी थी सबको मैंने समराइज कर दिया इस छोटे से फ्लो डायग्राम में। और जहां जहां कार्बोटन बने बच्चे वहां रीअरेंजमेंट करवाना बनता है। और हाइड्रोजनेशन मैंने इसमें जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है नहीं, वहां सिंपल हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और सिन एडिशन हो रहा है, पीटी निकल। लो जी, अब हम बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की तरफ। लिसन केयरफुली। ऑक्सीडेशन, कल डाउट्स में कुछ हाई लेवल के और ब्रिलियंट बच्चे थे नहीं, तो मैंने कल ओजोनलाइसिस का हिंट दिया था और बाकी हिंट क्या सारी करवा दी थी मैंने, फिर बोला था कल मैं इसका रिवीजन कर दूंगा। क्लियर। और कल कुछ बस वो बच्चे थे जो पढ़ते लिखते नहीं है डाउट्स में ना। हाँ जी, ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं बच्चे, समझे। तो पहला ऑक्सीडेशन मेरे पास है इपोक्सीडेशन, समझ गए नहीं पढ़ने लिखने वाले बच्चे? हाँ जी, इपोक्सीडेशन, इपोक्सीडेशन का जो रिएजेंट है बच्चे समझो, वो आपके पास है Ag2O। और Ag2O के बारे में एक बार सुनो, दो बार सुनो, 50 बार सुनो, 500 बार सुनो, 5 लाख बार सुनो, ये भाई साहब स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि सिल्वर को +1 में रहना पसंद ही नहीं है। सिल्वर सिल्वर में रहना पसंद करता है, तभी तो राजा महाराजा चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, सोने के बर्तनों में खाना खाते थे। वो सिल्वर प्लस में थोड़ी खाते थे, सिल्वर में खाते थे वो। और सोडियम को सोडियम प्लस में ही रहना पसंद है, क्योंकि उसका SRP चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेगेटिव था, इन भाई साहब का पॉजिटिव है। तो ये तो इस फॉर्म में हाईली अनस्टेबल है। भाई साहब कहते हैं हमें तो टूटना है, हमसे आप नेसेंट ऑक्सीजन ले लो। और आपको पता है जब भी हम लोग ना पी ब्लॉक एलिमेंट में चलेंगे, जब भी हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में चलेंगे, वहां अगर आपको ऑक्सीजन प्रिपेयर करनी होगी, ध्यान से सुन लो, जो पढ़ने लिखने वाले हैं और जो नहीं है दोनों लोग, क्लियर। तो कॉपर का ऑक्साइड हो, सिल्वर का ऑक्साइड हो, क्लियर, मरकरी का ऑक्साइड हो, ये भाई सब अनस्टेबल होते हैं जितने भी ऑक्साइड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये E0 प्लस वाले हैं, और E0 प्लस वाले खुद को मेटल फॉर्म में रखना पसंद करते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इटसेल्फ रिड्यूस होते हैं वो। तो ये जो मैंने एल्कीन पे एक छोटी सी बात और करनी थी आपसे, एक तो इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, लेकिन इसका बिहेवियर कैसा है? हर चीज के अंदर तो घुस जाओ तब जाके बात बनेगी। ये इलेक्ट्रोफाइल है बच्चे, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और वो भी कौन है? लोन पेयर कंटेनिंग। तो आपको बात करने में बिल्कुल भी परेशानी होने वाली नहीं है। आप Ag2O लिखा, -2 Ag कर दिया, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं सिल्वर ऑक्साइड में रहना। तो यहां जो आपका इलेक्ट्रोफाइल था जाकर साइक्लिक टीएस बना गया, लेकिन काउंटर पार्ट नहीं था, यानी न्यूक्लियोफाइल नहीं था अटैक करने के लिए। तो एक अनस्टेबल सा इपोक्सी एल्केन 3 मेंबर्ड रिंग है भाई साहब, रिंग स्ट्रेन होएगा इसके अंदर। अब क्या करें, मजबूरी है हमारी। अब हमारी मजबूरी है क्या, किसको इस फॉर्म में रखना पड़ रहा है, क्योंकि काउंटर पार्ट नहीं है इसके पास। काउंटर पार्ट समझ रहे हो ना, न्यूक्लियोफाइल नहीं है आपके पास, काउंटर पार्ट नहीं है आपके पास, न्यूक्लियोफाइल। इपोक्सी, प्रोपेन। अब तो इसमें कोई एग्जाम्पल भी ज्यादा नहीं बन पाएंगे। इपोक्सी, आपको इसका नोमेनक्लेचर भी बताया था, काम तो मैंने सारे कर रखे हैं। 2,3 इपोक्सी ब्यूटेन। इपोक्सीडेशन क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है? हाँ एग्जैक्टली, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, कोई मना कर ही नहीं सकता। और एक लाइन जिसपे मैं पूरी तरह से जमा हूं अडिक होकर, एक नंबर क्या, कि इसमें जब भी इलेक्ट्रोफाइल विद लोन पे रहेगा तो साइक्लिक टीएस बननी ही बननी है। मान लो, मान लो, मान लो इस पे हाइड्रेशन करा दो, तो कोई बता पाएगा सिन एडिशन होगा कि ट्रांस होगा? पानी जुड़े इस पर आकर अब। हाँ ये देखो, मतलब सब्जेक्ट डेवलप हो गया आपका ना, यही चाहिए था मुझे। तुम्हें पता है जिस साइड ओ जुड़ा है उधर से रास्ता ब्लॉक है, जिधर तुम्हारे पास ओ जुड़ा हुआ है उधर से पानी को आने में दिक्कत आएगी। अगर वाटर में लेकर आऊं फर्दर, मैं Ag2O प्लस वाटर लिख दूं मान लो,
तो इधर से वाटर का अटैक मुश्किल है, दूसरी साइड से होकर ये डाई हाइड्रोक्सी एल्केन्स में चेंज हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी। लेकिन वो डाई हाइड्रोक्सी होंगे कैसे, डाई हाइड्रोक्सी होंगे कैसे, वो होंगे आपके पास ट्रांस मतलब ट्रांस एडिशन, पानी उल्टी साइड से जुड़ेगा। अगर जोड़ना चाहिए तो मैं इसी की नकल करता हुआ एक रिएक्शन आपको देता हूं जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिलेशन। ये अगर आपको समझ में आया तो मैं आगे बढ़ जाऊं। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। हेडिंग मेरे पास है हाइड्रोक्सिलेशन, और जो फुली हेडिंग है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है, सिंपल बात है, आपको एक इंसर्ट करना है इसके अंदर OH ग्रुप, आपको OH ग्रुप इंसर्ट करना है। तो यहां रिएक्शन जिससे करवाओगे वो करवाओगे KMnO4 से। और KMnO4 कैसा होना चाहिए, कोल्ड एंड डाइल्यूट। डाइल्यूट से मतलब हो गया पानी डलाओ, और कोल्ड से मतलब हो गया रूम टेम्परेचर पे लेके चल रही हो रिएक्शन। और इसमें भी एक बहुत बढ़िया सी बात है, 1% बेस मतलब एल्कलाइन, कोल्ड KMnO4 को कलेक्टिवली हम लोगों ने एक नाम देना है जिसको बोलते हो बेयर्स रीएजेंट। 1% एल्कलाइन, 1% एल्कलाइन कोल्ड KMnO4, 1% एल्कलाइन कोल्ड KMnO4 इज नोन एज अ बेयर्स रीएजेंट। भाई साहब का कलर होता है पिंक वॉयलेट। पिंक वॉयलेट, बात को समझ ले। ये मेरे पास एल्कीन है, ये मेरे पास 1% एल्कलाइन कोल्ड KMnO4 है, ये दोनों जाकर इस एल्कीन पर अटैक करेंगे। यहां फिर वही हरकत हो रही है, कौन सी वाली, एक साइड फॉर्म बन रही है। 5 मेंबर्ड है, कोई दिक्कत है नहीं हम लोगों को, बस मेटल साइज में लार्जर है तो दिक्कत है हल्की सी। लेकिन फर्दर मैं इसको अगर हाइड्रोलाइज करवा दूं, कोल्ड डाइल्यूट बोला था ना, डाइल्यूट पानी है हमारे पास, तो सेम साइड में दो OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। इसीलिए इसको मैंने बोला हुआ है इट इज सिन एडिशन। फिलहाल देखो, दो कार्बन पे सिन एडिशन कराने से हमें कोई फायदा नुकसान नहीं है, मतलब दो OH जुड़ रहे हैं, उसको इधर लिखो उधर लिखो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर यही तुम लोग टू ब्यूटीन पे अटैक करवाओ तो फिर तुम्हें पता चलता है कि रिएक्शन करवाने से दो OH जो आए हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां समझ में आएगी आपको बात। साइक्लोहेक्सीन पे करा के बताता हूं। देखो ये साइक्लोहेक्सीन है, इस पे आपने सीधा बेयर्स रीएजेंट लिख दिया, BR फॉर बेयर्स रीएजेंट, और बेयर्स रीएजेंट का इस पूरी रिएक्शन के ड्यूरिंग कलर डिसअपियर हो गया, कलर ऑफ बेयर्स रिएजेंट यहां डिसअपियर हो गया। तो इसको भी आप एक अनसैचुरेशन टेस्ट की तरह से यूज कर सकते हो। पीछे था ना अभी थोड़ी देर पहले एक रिवीजन कराया था, ब्रोमीन, ब्रोमीन इन CCl4, ब्रोमीन इन CCl4, वो भी एक अनसैचुरेशन टेस्ट था, इसको भी एक अनसैचुरेशन टेस्ट के फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। तो अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा, सब वेज डिश को जानते हैं, कोई बताएगा इनमें से क्या आंसर बनेगा। हाँ, परफेक्ट यार, परफेक्ट, क्लियर है, परफेक्ट। ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भाई साहब नहीं बनेंगे। हाँ, अगर मेरे पास पीछे इपोक्सीडेशन करवाकर हाइड्रेशन करवा देता तो फिर थर्ड वाला बनता। इपोक्सीडेशन करवाकर हाइड्रेशन करवा देता
तो थर्ड, मुझे गारंटी इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पेपर में, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर पूछ लिया गया इपोक्सीडेशन के बाद हाइड्रेशन करवाना है, देन योर आंसर शुड बी ट्रांस। बिल्कुल। ये सिस है, ये सिस है, ये ट्रांस है, लेकिन ट्रांस बन नहीं रहा। मतलब तो आगे ऑक्सीजन है, ये लो, एक एक करके थोड़ी जुड़ रही है, दोनों इकट्ठी जुड़ रखी है। ये देखो ना, केएमएनओ4 में दोनों सेम साइड से जुड़े हैं, साइमल्टेनियसली अटैक मारे हैं ना। मैंने इसीलिए हवा में करवाई नहीं रिएक्शन, मैंने तो लिख कर दिया बकायदा इसको प्रॉपर एक साइक्लिक फॉर्म बनाकर। साइक्लिक में एक नहीं, दो ओ जुड़े हुए हैं, देखो ना, ये भी ओ, ये भी ओ, एक ही साइड से जुड़े हुए हैं। अब ऐसा तो कभी होगा नहीं जब नीत की पहले ये बॉन्ड जुड़े और ये धीरे 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 स्पाइडरमैन बन के अपनी अपनी बाहें फैलाता हुआ यहां तक पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं होएगा ना। बोलो भाई, कोल्ड केमेनोफोर समरी इसकी क्या बनेगी? 1% एल्कलाइन कोल्ड केमेनोफोर बियर्स रिजेंट, कलर डिसअपियर अनसेचुरेशन टेस्ट, एल्कीन पहचाननी हो तो तरीका बढ़िया है, सिन एडिशन है, दोनों ओएच सेम साइड जुड़ते हैं, इसको हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन हो जल्दी से बात कर लो, पीछे किसी को कुछ देखना हो तो बात कर लो, इनमें से कुछ देखना हो तो बात कर लो। हमने अपना गेम शुरू किया था यहां से। कुछ पूछना है भाई इसमें किसी को? श्योर है आप लोग? सभी नॉन वीआईपी हैं? चलो अच्छी बात है ये तो। हाँ जी, हम नेक्स्ट इसी में ध्यान से सुनना, वर्डिंग क्या बोल रहा हूं मैंने। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीडेशन ही करवा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हेडिंग ऐसे भी लिखूंगा, रिएक्शन विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड केएमएनओ4। और भाई साहब जब हॉट कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो एक तो टेम्परेचर ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब पानी गायब है या फिर माइन्यूट अमाउंट में, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड मतलब माइन्यूट अमाउंट में वाटर है, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर, थोड़ी सी अमाउंट है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि रिएक्शन के लिए तो इसको थोड़ा सोल्यूशन तो बनाना पड़ेगा ना। पानी की लिटिल अमाउंट है, तो हॉट मतलब अप्रोक्सीमेट 100 डिग्री के आसपास है, 393 373 400 के आसपास केल्विन में। तो अब तो बड़ा धांसू सा काम हो गया बच्चे, दुनिया का सबसे आसान काम हो गया, सबसे आसान काम हो गया। बस अब सी डबल बॉन्ड सी देखो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी देखो, और केएमएनओ4 का हॉट, बस टेम्परेचर चेक कर लेना वहां ना। और एल्कलाइन हो एसिडिक हो बेसिक हो फर्क नहीं पड़ता, बस मैं फिर आपसे कह रहा हूं, यू शुड चेक द टेम्परेचर, यू शुड चेक द टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो दुनिया का सबसे इजी काम होने जा रहा है, बॉन्ड क्लीवेज, और यहां आपके पास बन जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स। बस आपको पता होना चाहिए एक कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं, दो कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं, तीन कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं, चार कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं। क्लियर? तो अगर इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको हेरफेर दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर वन कार्बन हो तो वो CO2 और वाटर बना लेगा, और अगर आपके पास ब्रांच बिल्कुल ना हो तो वो एसिड सी बनेंगे। अगर कोई स्ट्रक्चर ब्रांच्ड हो गया तो वो कीटोन में रुक जाएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको पहुंचना पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल के शायद समझ में ना है। देखो, ये मेरे पास है इथीन, बस केएमएनओ4 देखना, हॉट मतलब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ। क्या आपको एक कार्बन के एसिड का नाम पता है?
फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन के एसिड का नाम पता है, फॉर्मिक एसिड। ये लो जी काम हो गया। तो 2 CO2, 2 वाटर। अब आपने प्रोपीन, इथाइन भी सेम ही हरकतें करेगा, इथाइन भी सेम ही हरकतें करेगा। 2 CO2, वाटर। अगर मैं प्रोपाइन या प्रोपीन ले लूं तो फिर मैं आप ही से एक्सपेक्ट कर सकता हूं। हाँ, हाँ, क्योंकि फॉर्मिक बना था, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बड़ा दमदार था, पावरफुल था। इवन तुम इसका आंसर भी लिख सकते हो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। आई थिंक 1 6। साइक्लो कहाँ है जपनी, तो चाय नहीं पी तुमने आज फिर। बेचारे का बोन तो तोड़ दिया। हाँ, 1 6। जपनीत 1 6। हे भगवान। 1 2 3 4 5 6। पहले बताया तो था आपको ये हरकतें नहीं करनी है। जब चेन में दो ही तो हैं, तीन होने पर हरकतें करनी है ऐसी। तुम्ही ने तो पूछा था। क्लियर। ये तो आईपेक का बिल्कुल वायलेशन हो गया, चालान कटेगा इसका तो। क्यों भाई? वो कह रही थी कि अगर मैं इसको 1 और 4 पे लगाकर सीओ को अलग बोल दूं तो मैं ब्यूटेन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक ऐसा कुछ बोल सकती हूँ, तो मैंने इसको मना किया, ऐसी हरकतें नहीं करनी है। नोमेनक्लेचर कह रही थी वो। इसका आंसर आप ही दे दो, ऊपर से इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। समझदार हो यार तुम लोग तो, धांसू हो गए हो। तुम्हारे लिए एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या है अब, देखते देखते उड़ा दोगे सब कुछ। हाँ हाँ, ये इतना तो आसान हो रखा है यार अब, क्योंकि तुमने इसमें सिंपल बातें सीख ली हैं जो मैंने समरी बनाई थी पीछे, कि इलेक्ट्रोफाइल कैसा हो उसके बेसिस पे तुम खट 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 आंसर बनाए जा रहे हो, खट 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 आंसर बनाए जा रहे हो। कोई इसमें है ही नहीं ऐसी बात कि तुम इसमें परेशान हो कहीं। क्यों भाई? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, चाहे एल्काइन हो चाहे एल्कीन हो, एक दो एग्जाम्पल और लिख लो। अब आप यहां पहुंच गए जब, अब ये तो ब्रांच कभी हो ही नहीं पाएगा, इसके साथ तो ऑलवेज एक ही हरकत होनी है। हाँ, 2 इथेनोइक एसिड बन जाएंगे। बोलो भाई, बात क्लियर है? पीछे चले, पीछे चले, पीछे चले, पीछे चले, पीछे चले, पीछे चले, पीछे चले। क्यों चले पीछे? क्योंकि कल वाली बात बोलना पड़ेगा अब आपके लिए। हाँ जी, बोलो बेटा। बोलो बोलो, बताओ क्या है। बता दो एक बार, बोलने में क्या है, कहने में क्या दिक्कत है? टाटा स्काई का ऐड आया करता था। एक बार फिर बोलना, स्ट्रक्चर क्या है, ओरिजिनल क्या है? एक सेकंड रुकना। इथाइन हो गया, ठीक है। अब एरो पे क्या है, एरो पे क्या है, एरो पे क्या है? हाँ, तो टूट जाएगा, ये CO2 वाटर बन जाएगा। एसिडिक, और तूने क्या बना रखा है? क्या लिख रखा है? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं, गलती से भी नहीं, मतलब डबल गलती कर दो तब भी नहीं। जब एसिडिक केमिनोफोर जैसा खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं
बच्चों को सिंपल बात बोलता हूं बच्चे, क्या फॉर्मिक एसिड है, ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड कीटोन्स के जैसे एल्डिहाइड जैसी हरकतें करता है, इसकी वजह से टोलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करता है, जो दुनिया में कोई बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं माना जाता। इतने खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो इसके बेचारे का CO2 वाटर में कन्वर्जन हो ही जाना है। क्लियर? तो 100% गारंटीड, व्हेन यू हैव द 100% गारंटीड, क्लियर, माइलोड नोट किया जाए, 100% गारंटीड। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब भी आप होट के MnO4 लेके चलोगे, बहुत काम किया बच्चे इस पे मैंने, इसलिए मैं इतना ऑथेंटिकली बोल रहा हूं इस बात को, बहुत काम किया मैंने इस पे। क्लियर? जब आप होट के MnO4 लेके चलो, एसिडिक के MnO4 लेके चलो, क्लियर, तो 100% गारंटीड तुम्हें फॉर्मिक नहीं मिलेगा, CO2 वाटर ही मिलेगा। हाँ, एक बात और बोल दूं, जब तुम्हारे पास H2O2 हो तो फॉर्मिक ही मिलेगा। क्लियर ना? क्योंकि फॉर्मिक फर्दर CO2 वाटर में उसको उतना उतना हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, हाई यील्ड के साथ ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। लेकिन KMnO4 है तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। लो जी, वहीं आगे वापस जहां से हम कल आपको बता रहे थे, एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं टाइम पीरियड लगाकर इसका। जो बच्चे कल नहीं थे वो सुन लो, आपके लिए नहीं तो नुकसान हो जाएगा। क्लियर? सुनो, ओजोनोलाइसिस सबस्ट्रेट इसका एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। क्लियर? डबल ट्रिपल बॉन्ड हो चल जाएगा काम। रिएक्शन किससे करवा रहे हो? ओजोन से। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिंक है। ओजोनोलाइसिस दो स्टेप्स का मिक्सचर है। क्लियर? एक ओजोनाइजेशन, दूसरा हाइड्रोलाइसिस। ओजोनाइजेशन का मतलब है ओजोन जोड़ना, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है ओजोन जोड़ के कंपाउंड को तोड़ डालना। ओजोनाइजेशन ओजोन को जोड़ना, और जो बनेगा हाइड्रोलाइसिस से उसको ब्रेक कर देना। तो कुल मिलाकर हो जाएगा आपके पास क्या? ओजो ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस। अगर आप एग्जैक्टली मेरी बात को सुन पा रहे हो तो चलो जी। अब हमारे पास जिंक रिड्यूसिंग एजेंट, तो बोल दोगे डाइमिथाइल सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर ये है रिएक्शन में तो बोलते हो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अरे ये भाई साहब नहीं है, इंटेंशनली नहीं है, इंटेंशनली नहीं है, इंटेंशनली ही गायब कर दिया आपने, तो आप बोल दोगे इसको क्या? आप उसको बोल दोगे क्या? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है जी। जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जितनी जनता क्लास में मेरे को सुन पा रही है, क्लियर, वो समझ पा रही होगी। क्लियर? और जो नॉन वीआईपी है वो तो समझ पा रहे होंगे पक्का, जो कल बैठे थे क्लास में। लो जी, सुन लो मेरी बात को ध्यान से। अब मैं एक ट्रिक की बात कर रहा था वहां, क्लियर है? ट्रिक में करना क्या था? सी डबल बॉन्ड सी का रिबन काटना था। बड़ा सिंपल वर्जन है। बस इसको बॉन्ड को मैं फिर उन बच्चों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं जो कल नहीं थे क्लास में। सी, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और उसी फॉर्म में दो ओ अटैच कर दो। इट्स अ सुपर ट्रिक टू सोल्व द ओजोनोलाइसिस। सुपर ट्रिक। अब इसको अप्लाई करना शुरू किया एक एक करके। क्लियर? देखो, सी, बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, लेकिन जिंक है। अगर जिंक नहीं होएगा तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। अभी बताया था, जिंक की प्रेजेंस उसको रिडक्टिव बनाती है, और जिंक की एब्सेंस उसको ऑक्सीडेटिव बनाती है, क्योंकि उसका 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 बाई प्रोडक्ट H2O2 है ना, वही एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड 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 में कन्वर्ट किए जा रहा है। लो जी, अगर आप ये कीटोन लेके प्रोपीन लेके चल रहे हो, फिर वही बॉन्ड क्लीवेज, रिबन कटा, सी डबल बॉन्डो, सी डबल बॉन्डो, फिर 2 ब्यूटीन, रिबन कटा, सी डबल बॉन्डो, दो बन गए। क्या ये फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे? नहीं, क्योंकि जिंक लेके चल रहे हो, डाइमिथाइल सल्फाइड लेके चल रहे हो। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर दो डबल बॉन्ड डाल दिए, दो ओजोन यूज हो गए, दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक हुए, डबल बॉन्डो, फिर डबल बॉन्डो, और इसको ब्रेक करने से यहां डबल बॉन्डो। तो जहां जहां डबल बॉन्ड दिख रहे हैं सबको खत्म करके वहां पे क्या लगा दो? डबल बॉन्ड। जहां डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, चेक करना है। ये लो जी, इट इज साइक्लोहेक्सीन। यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ बच्चे, CHO, ये जपनीत ने कल गलती की थी, मुझे याद है। ये आपके पास हेक्सीन है, मेरी गलती, बेंजीन है।
बेंजीन बेंजीन मेरी गलती। बेंजीन में सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सब जगह लगाते चले जाओ। बस इसको यहाँ मैं आज सुबह भी कर रहा था बच्चों के साथ में ये काम। और ये मैंने यहां से हटाया, ये मैंने यहां से हटाया, ये मैंने यहां से हटाया। क्लियर। अब आप समझ ही गए हो क्या हरकतें होने वाली हैं इस पे। डबल डबल ओ, डबल डबल ओ, ये करना आ गया तो इसका मतलब आप ओजोनोलाइसिस के बिनर हो। कि देखो अब वापस दिख जाएगा सब कुछ वही के वही। क्यों भाई? क्लियर है? बस डबल बॉन्ड हटाते चले जाओ, डबल बॉन्ड हटाते चले जाओ। वहां डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ लगाते चले जाओ। अदरवाइज वही डबल बॉन्ड रीअपियर हो गया। तो ये डबल बॉन्ड की लोकेशन को पता लगाने का बहुत बेहतर तरीका है। वी कैन लोकेट द डबल बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ ओजोनोलाइसिस। वी कैन लोकेट द डबल बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ ओजोनोलाइसिस। ये कहीं लिख लेना भाई, जो कल मैंने लिखवाई नहीं थी लाइन ये वाली। वी कैन लोकेट द डबल बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ ओजोनोलाइसिस। हम डबल बॉन्ड को लोकेट कर सकते हैं किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ओजोनोलाइसिस। लो जी, अब सेम ट्रिक किस पे लगानी है? एल्काइंस पे। बस पीछे का क्या था? डबल, इसमें भी डबल टूट गया, इसमें भी डबल टूट गया। अभी भी जिंक है तो रिडक्टिव है, और वहां डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। इस स्ट्रक्चर का नेम था ग्लाइओक्सल। और अगर सी ट्रिपल बॉन्ड प्रोपाइन ले लो तो वही हरकत फिर हुई, टू ऑक्सो प्रोपेनल। अगर टू ब्यूटाइन ले लो तो वही हरकत हुई, सी डबल बॉन्डो, सी डबल बॉन्डो। यहां एक ट्रिपल एक डबल ले लिया, हाँ जी, सी डबल बॉन्ड एक ट्रिपल ले लिया, एक डबल ले लिया। यहां आपके पास डबल जो है ब्रेक हुआ, यहां ट्रिपल ब्रेक नहीं हुआ, उसमें से तो बॉन्ड ब्रेक हुए, और वहां आपने इस टाइप से प्रोडक्ट बना दिया। तो किसी को अगर ये बेंजीन वाला मॉडल प्रॉपरली समझ में आया हो तो मुझे लगता है वो कोई गलती करेगा ओजोनोलाइसिस में एटलीस्ट। ये देखो जी, CH2 डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, इसमें भी हमने वही हरकतें की हैं। और जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर जिंक गायब हो जाए, अगर जिंक गायब हो जाए तो जो एल्डिहाइड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में। क्लियर? ये कौन है जी? एल्डिहाइड। इन द एब्सेंस ऑफ जिंक, जो H2O2 था ना बच्चे, H2O2, H2O2, H2O2 चेक करना। ये एक ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जो एग्जैक्ट नहीं है, सिंपल वर्जन डाला हुआ है इसके अंदर। ये एल्कीन लिया, ये ओजोन लिया, ओजोनाइड बन गया। बस ओजोनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाया आपने तो H2O2 बाहर हुआ, और इसी H2O2 ने सारा पंगा डालना है, इसलिए हमने जिंक डाला हुआ है इसके अंदर, डाइमिथाइल सल्फाइड डाला हुआ है इसके अंदर। अगर जिंक नहीं होएगा तो बनने वाले एल्डिहाइड्स फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड, नो CO2 वाटर। क्लियर? देन एसिटिक एसिड, एसिड एसिटिक एसिड। और अगर स्ट्रक्चर प्रोपाइन से बना हो, ये वाला प्रोपाइन से बना था, चेक कर लें, ये प्रोपाइन से बना था, ये वाला प्रोपाइन से बना था, तो इसका क्या हाल होएगा? ये बन जाएगा पायरूबिक एसिड। हाँ, पायरूबिक एसिड। और अगर थोड़ा सा इस पे फोकस करो, मैं इसके लिए जगह बदलता हूं, सुनो। अगर मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3 है, इस पे मैं H2O2 मतलब जिंक लेना भूल गया, तो मेरे भाई ये एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इन दोनों के अंदर स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, ये बॉन्ड टूटने को तैयार बैठा हुआ है। अगर आप नहीं समझे हो तो मैं आपको रेजोनेंस पे लेकर जाता हूं, चेक करना। इन दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे को ठीक ठाक रिपेल करके बॉन्ड तोड़ सकते हैं। तो नॉट H2O2 इज रिस्पॉन्सिबल, ये खुद रिस्पॉन्सिबल है। ये जो डायोन बना ना, डायोन, ये जो डायोन बना, ये खुद रिस्पॉन्सिबल अपने टूटने के लिए। तो इससे तुम्हें एसिटिक एसिड के 2 मोल मिल जाने हैं।
ये कल मिसिंग था, ये देखो भाई। फिर तो प्रैक्टिस करते रहो जितनी करनी है। कल मैंने आपको बताया था ऑर्थोजैलिन को लिखने के भी दो तरीके हैं। ऑर्थोजैलिन को लिखने के भी दो तरीके हैं। जो ऑर्थोफॉर्म है वहां डबल बॉन्ड डाल दो, और जहां ऑर्थोफॉर्म है वहां सिंगल बॉन्ड डाल दो। तो उसके बाद आपको इसको ब्रेक करना है। अब मैंने इसका वही पुराना वाला तरीका यूज करना है। अगर आप बातों को समझने में इंटरेस्टेड हो और थोड़ा बहुत फोकस कर रहे हो पीएमटी की तरफ, तो आपको समझ में आ सकती हैं चीजें। ये लो जी। और अगर इन पर मैं डबल बॉन्ड ओ लगा दूं, जैसा कि मुझे लगाना भी चाहिए ओजोनोलाइसिस से, ठीक है जी, तो इसमें ग्लाइकोजल एक है, मिथाइल ग्लाइकोजल दो है। इसमें डाइमिथाइल ग्लाइकोजल है और दो आपके पास ग्लाइकोजल है। तो कई बार आपसे पूछता है और आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन भी है। मोस्ट प्रोबली आप इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बेंजीन का है, लेकिन ओजोनलाइसिस में सबको समेट दिया एक साथ। चेक करो आपने क्या किया हुआ है, वही डबल बॉन्ड ओ लगाया। लेकिन ऑर्थोजैलीन जब लेकर चलोगे तो ऑर्थोजैलीन आपको दो टाइप के, टाइप, एक तो मिथाइल ग्लाइकोक्सल, दूसरा ग्लाइकोक्सल, और तीसरा डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सल देगा। समझ गए मेरी बात को आप लोग, या किसी को वापिस समझना है इन सब चीजों को? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वापिस उसको उसी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, बच्चे बार बार पूछने आते हैं, इसलिए मैं इस पे रुक के आपको बार बार फोकस करने के लिए बोल रहा हूं कि इसको ढंग से फोकस कर लो। चलो जी। अभी स्क्रीन शेयर तो नहीं हुई ना? अब आ गई ना? चलो ये सारी बातें तो हम डन कर ही चुके हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी हो गया, ये क्वेश्चन वोश्चन भी हो गए, काफी पीछे चले गए हम लोग ना। और ओजोनोलाइसिस, हेलोजिनेशन, इसका सिंपल हमने ट्रिक व्रिक, HOCl, ऑक्सीडेशन, ये सब डन कर लिया। मुझे लगता है अब इससे आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। क्लियर? एक एल्कीन की स्पेशल सी रिएक्शन है सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना, एक मस्टर्ड गैस बनी थी, उस पर इक्का दुक्का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, तो वो मुझे कर लेना चाहिए बोर्ड पे। बाकी तो इसमें कुछ बचा नहीं अब। फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, फॉर्मेशन ऑफ द मस्टर्ड गैस, इथीन, ये तो याद ही करने वाला फिनोमिनन है बस। इथीन सल्फर मोनोक्लोराइड है, ये डाइसल्फर डाइक्लोराइड, एम्पेरिकल नेम बोल देते हैं हम लोग। हाईली पॉइजनस गैस बनती है, जिसको आप मस्टर्ड गैस बोलते हो, जिसको आप मस्टर्ड गैस बोलते हो। क्लियर? इसकी जो नेमिंग होएगी, वैसे तो मस्टर्ड गैस बोल तो कोई मना ही नहीं कर रहा, लेकिन बीटा, बीटा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल थायो ईथर, ये एक बड़ा छोटा सा नाम है इसका। बीटा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइथल ईथर, थायो ईथर। कोई थायो ईथर नहीं लिखता तो इसकी जगह मैंने बुक्स में सल्फाइड लिखा हुआ भी दिखा हुआ है, सल्फाइड। वैसे इसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल जैसी है, लेकिन इसकी स्मेल लेने की कोशिश ही मत करना, टॉक्सिक गैस है। बाद में चला स्मेल लेने के चक्कर में दुनिया से बाहर हो गए। क्लियर? मस्टर्ड गैस सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे ही एक्सपेरिमेंट हुए थे सारे के सारे। एक वेस्ट आगे जाकर लेविसाइड बनेगी, LeWiSite, वो एल्काइन इथाइन से बनती है,
वो भी हाईली पॉइजनस गैस है। फिर ब्रिटिश आर्मी ने उसका एंटी, हाँ, फिर उन्होंने इसका ब्रिटिश एंटी लेविसाइड बनाया। क्लियर ना, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। जैसे वो पुराने जमाने में हम सीरियल देखते थे ना, रामायण, उसमें एक इधर से तीर मारते थे, सामने वाले दूसरी तरफ से, वो आपस में एक दूसरे से बात करते थे, हाँ भाई क्या हाल चाल है, तू कहाँ से आया है। तो उसके बाद ना, हाँ वो मीटिंग करते थे, देखा होगा ना स्क्रीन पे आता था, मीटिंग कर रहे होते थे एक दूसरे के साथ। और उस मीटिंग के ड्यूरिंग है वो एक सब बैकग्राउंड साउंड भी होता था ना। तो उसमें फिर उस, हाँ किसी के दोनों खत्म हो जाते थे, किसी में एक खत्म हो जाता था, और हम देखते रहते जिसका खत्म हुआ मतलब वो लूजर है, जिसका बचा रह गया वो विनर है है ना। तो क्या क्या बना देते थे लोग बाग, देखो है ना। तो कुल मिलाकर हम यहाँ फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस के बाद अब एक फॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, नो नेम एल्काइन। फॉर्मेलिटी इसलिए लिटरल रिवीजन ऑफ द एल्कीन है, लिटरल रिवीजन ऑफ एल्कीन है। तो थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रह सकती है। एल्काइन जनरल फॉर्मूला हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्लासिफिकेशन, वो डबल बॉन्ड की लोकेशन के बेसिस पे। एक आपके पास है टर्मिनल, दूसरे आपके पास है नॉन टर्मिनल। टर्मिनल से मीन हो गया लोकेशन ऑफ ट्रिपल कॉर्नर पे हो, मतलब वन एल्काइंस, ठीक है जी। और इसमें लोकेशन ऑफ ट्रिपल, क्लियर है, एक्सेप्ट वन एल्काइन लिख दो, और तो क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट वन एल्काइन। और जब वन एल्काइन की बात कर रहे होंगे ना, वन एल्काइन की, तो एक बहुत धांसू सा टॉपिक निकल के आ जाएगा, एसिडिक नेचर ऑफ वन एल्काइंस। ये वेरी वेरी वेरी, मतलब इस चैप्टर में अगर कोई काम की बात करना चाहे ना, तो इसके अलावा कुछ नहीं है। एसिडिक नेचर ऑफ वन एल्काइंस, अगर कोई वेरी इंपॉर्टेंट और काम की बात करना चाहे तो इससे अलग कुछ नहीं है, एसिडिक नेचर ऑफ वन एल्काइंस। एसिडिक नेचर, अब उसके लिए आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। मैं अगला पेज कर लूं या इसी पे समझा दूं, लिख लिया तो चलो देखना बच्चे ध्यान से अपना। ये सी लिखा, ये ट्रिपल लिखा, और सारे बच्चे स्मार्ट हैं, सब जानते हैं, क्लियर। यहां आर लिख दिया, इस कार्बन को मैंने sp लिख दिया, पहली बात है भी दो सिग्मा। फिर इसकी परसेंटेज एस करेक्टर 50% लिख दी। तीसरा, जैसे ही परसेंटेज एस करेक्टर बढ़े, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, ईएनसी बच्चे ने बोला वो भी बढ़ गया। अब सोचो जिसका ईएनसी बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, परसेंटेज करेक्टर ज्यादा हो गई, वहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूवर्ड्स कार्बन हो चला, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव हो गया। अब इसकी जो के की रेंज है, वो ऐसा नहीं कोई वो जबरदस्त हो गई है। जितने हाइड्रोकार्बन है ना, जितने हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन उनमें से ये एक अच्छा एसिड हो गया। मतलब एक क्लास है 70 बच्चे, उसमें क्लास में सबसे टॉप लेवल का बच्चा मान लो 47% का बच्चा है, तो टीचर बैठी है हमारी क्लास का सबसे ब्रिलियंट बच्चा है, इसके 47% आए थे 10वीं क्लास के अंदर, तो बाकी सब बच्चे तालियां पीटने लगते हैं, हाँ जी हाँ जी ये हमारा सबसे ब्रिलियंट बच्चा है। तो यूं समझ लो हाइड्रोकार्बन में सबसे ब्रिलियंट बच्चा एसिडिटी में ये वाला है। मेरी बात समझ गए कि ये कोई बहुत अच्छा एसिड नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है। 47% वाले को टीचर ने ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया जैसे इसका 99% आ गए, लेकिन क्या करे, क्लास में है ही बेचारा सबसे ऊपर 47% के साथ, ठीक है जी। अब मैं जो समझाना चाहता हूं वो क्या है कि ये जो रिएक्ट करेगा ना, ये जो रिएक्ट करेगा ना, ये स्ट्रोंग बेस से ही रिएक्ट कर सकता है। ऐसे नहीं कि आप NaOH डाल दो तो रिएक्शन कर ले, NaOH तो अल्कोहल से भी नहीं करता यार। अल्कोहल -16 -18 की रेंज है पावर में, अल्कोहल से भी नहीं करता। कौन? NaOH। तो ये रिएक्शन फर्स्ट का सोडियम, और कोई आपके पास बचता ही नहीं था, किसको लेकर आते आप, और कोई बचता ही नहीं आपके पास, क्लियर। तो Na के साथ भाई साहब ने सोडियम एल्काइनाइड बना दिए, हाइड्रोजन इवोल्व कर दी, सोडामाइड एक और धांसू टाइप का बेस,
अमोनिया इवोल्व हो गया। अब कभी आपने नाम सुना हो टोलेंस रिएजेंट का? परफेक्ट। AgNO3 NH4OH, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज टोलेंस रिएजेंट। तो ये भाई साहब व्हाइट प्रेसिपिटेट बना गए, सिल्वर एल्काइनाइड। क्लियर है? और इधर आपके पास H था, वैसे इसका ओरिजिनल फॉर्म होता है Ag2O, तो ये वाटर निकल गया। अब ऐसी एक रिएक्शन और होती है Cu2Cl2, क्यूप्रस क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है जी, Rc+C-U+1, और ये रेड पीपीटी बनता है बच्चे। तो कुल मिलाकर जो इस पूरे बोर्ड पे मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं वो इतनी सी बात है कि वन एल्काइंस का एसिडिक नेचर है। वन एल्काइंस का एसिडिक नेचर है, बिल्कुल है जी। वन एल्काइंस में अगर कोई +I+M+R ऐसे ग्रुप आ जाएं तो इन भाई साहब का एसिडिक नेचर डाउन चला जाएगा। ये तो ऑलवेज का रूल है। तो कोई इथाइन के बारे में बात कर रहा है, कोई प्रोपाइन के बारे में बात कर रहा है, कोई वन ब्यूटाइन के बारे में बात कर रहा है, जबकि मेरे बताने की बात नहीं थी। हाँ, आपके समझने की बात थी कि ये के का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं। क्लियर ना? हम ये नहीं कह रहे NH वीक है, हम ये कह रहे हैं कि जिस पे डाला गया वो वीक है, मतलब एल्काइन वीक है। NH अच्छा टीचर है, लेकिन जिससे रिएक्शन कराने भेजा वो सामने अच्छा नहीं था ना। NH अच्छा बेस है, एग्रीड, लेकिन जिससे रिएक्शन करने के लिए भेजा वो बेकार है ना। हम NH में कमी नहीं निकाल सकते, हम कमी किसके अंदर निकालेंगे? एल्काइन में। ठीक है भाई। तो ये जो वन एल्काइंस का एसिडिक नेचर है ना, तो इसको हमने यूज किया वन एल्काइंस को, टर्मिनल को नॉन टर्मिनल से डिफरेंशिएट, इन चारों रिएक्शन को, सोडियम के साथ, सोडामाइड के साथ, सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, Cu2Cl2 के साथ। क्लियर? वी कैन डिफरेंशिएट। क्लियर? इसको लिख लेना अलग से भाई। क्लियर? टोलेंस, Cu2Cl2। परफेक्ट क्वेश्चन। अगर प्रीवियस पेपर झांकने लग जाओ तो यही क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। तभी मैंने कहा था सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहा हूं यहां। सिल्वर नाइट्रेट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, Cu2Cl2, ये यूज होते हैं क्या करने में? इनको डिफरेंशिएट करने में यूज होते हैं। किनको? टर्मिनल को। क्लियर? फ्रॉम द नॉन टर्मिनल एल्काइंस। अगर हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है, हमारे पास नॉन टर्मिनल एल्काइन है, हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है, हमारे पास नॉन टर्मिनल एल्काइन है। उसने कहा जी पहचानो। मैंने कहा कुछ नहीं, एक टेस्ट ट्यूब में किसको लेके बैठ जाओ? वन एल्काइन को, दूसरे में 2 3 जो भी हो, एक में डाल दो टोलेंस। जैसी व्हाइट पीपीटी है बोल दो ये 1 है, कुछ भी नहीं हुआ तो बोल दो ये 2 है। ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन हो इस पे डिस्कशन हो सकता है बच्चे। कोई भी बात करनी हो सकती है। श्योर है आप लोग? कंफर्म्ड? अभी मेरे पास 11 मिनट की क्लास है तो हम प्रिपरेशन मेथड्स पे टच करेंगे। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द एल्काइंस। एल्काइंस के प्रिपरेशन मेथड्स का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है भाई। पीस ऑफ द एल्काइंस। ऑर्गेनिक का सिलेबस एक क्लास में खत्म होने वाला था 2 4 साल पहले। तो जिस दिन एंडिंग होने वाली थी ना, उस दिन एक बच्चा मेरे पास आया कि सर आप ना पिछले 2 महीने से लिखते हो जीएमपी जीएमपी, इसका मतलब नहीं समझ में आया आज तक। हम्म। तो आप में से कोई ऐसा हाई लेवल का बच्चा है जिसको ये ना समझ में? वो भी बहुत हाई लेवल का बच्चा था। इसका मतलब होता है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्यों जी?
मतलब हरमन तो ऐसी बात नहीं कर सकती है। जनरल मेथड ऑफ, मतलब पहले हाई लेवल थे सारे के सारे, अब नॉर्मल लेवल पे आ गए। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, चलो अच्छी बात है। अब बच्चे इसकी एक समरी बनाते हैं सबसे पहले ना, और मतलब बहुत आसान है। सबसे पहले देखो, मुझे डाई तो एल्केन्स उठाने, चाहे जेमिनल ले लो चाहे विसिनल ले लो। हाँ जी बेटा। हाँ। मैं, मेरे दिमाग में गया था जब मैंने लिखा था ना ई आर, मैं समझ गया था कोई पक्का मेरे पास ये क्वेश्चन लेके आएगा, सर ये ई आर क्या है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हाँ। मैं ना कई बार बोल देता हूँ, हमारा ग्रुप है ना केमिस्ट्री में, उसमें बीडीसी करवा दिया क्या, वो कहती है ये क्या है बीडीसी। तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, सिंपल। और एक बीडीएस, बेंजीन डाइसोनियम सोल्ट। तो पढ़ते रहो तो समझ में आ जाती है बात ना। डाइएल्केन जेमिनल हो चाहे विसिनल हो, ठीक है जी। तो जब आप डाइएल्केन्स का जेमिनल या विसिनल टाइप लेके बैठे हो, जब आप डाइहेलोल्केन्स का, तो आपको यहां रखना है एल्कोहलिक। जैसा एक दो दिन पहले विभू से बात हो रही थी ना, तो आपको बेस लेके चलने में अच्छे अच्छे बेस लेके चलने पड़ेंगे। और जहां जहां अच्छे अच्छे बेस हो, मैं तो उसके लिए हमेशा फेवर करता हूं रिएक्शन मूव्स थ्रू ई टू। अभी आप देख रहे हो ई टू ई वन के क्वेश्चन आए नहीं आपके पास ना, तो एल्काइंस बन ही जाने हैं। कैसे, थोड़ी देर में बताता हूं। नेम ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। जब एल्कोहलिक क्यों है बच्चे, माइनस एच एक्स होना है बस दो बार। दूसरी बात, डाई याद करने का तरीका, डाई के बाद सीधा ट्राई हेलोजन लिख लो, ट्राई हेलो एल्केन्स, क्लोरोफॉर्म टाइप से। सिल्वर पाउडर के साथ लिख के चलो, एल्काइन बन जाना है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है पीएमटी का, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद सिल्वर पाउडर। क्लोरोफॉर्म इथाइन बनता है सीधा। डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो। डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो। जब इस पर तुम जिंक डाल दोगे, तो माइनस जेड एन एक्स टू होकर तुम्हें क्या बन जाने, एल्काइंस। जो सेकेंड रिएक्शन थी उसको बोलते डी हेलोजिनेशन, वहां भी हेलोजन निकले। लास्ट रिएक्शन में भी हेलोजन निकले, तो बोल देते हो डी हेलोजिनेशन अगेन। तो जो बोर्ड पे मैंने लिखा, पहले तो इनके सबस्ट्रेट्स पकड़ो। डाई हेलो, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ट्राई हेलो, डी हेलोजिनेशन। टेट्रा हेलो, डी हेलोजिनेशन। अब मैं फिर कह रहा हूं, एल्केन एल्काइन एल्कीन में इतना दम है कि आप 12वीं तैयार कर सकते हो इस बेस पे। तुम्हारा जो पहला चैप्टर आ रहा है ना बच्चे, उसके प्रिपरेशन के 5 मेथड में तो दो पुराने ही चलेंगे ना। एल्काइल हेलाइड बनाने तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन करा दो, और एल्काइल हेलाइड बनाने तो हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन करा दो। और उधर जैसे इनकी रिएक्शंस में पहुंचोगे फिर आ जाएंगी ये मोनो हेलो का ई वन ई टू, डाई हेलो का एल्काइन बनना, ट्राई हेलो का एल्काइन बनना, टेट्रा हेलो का एल्काइन बनना। क्लियर। और फोर्थ नंबर पे जो मैं लिखने जा रहा हूं, बाद में इसको इकट्ठा लिख लेंगे, जैसा हम डेकोरम फॉलो करते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं अभी ना। सुनो जी, तो चौथे नंबर पे मैं क्या लिखने जा रहा हूं, फ्रोम कार्बाइड्स। इनका हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ता है, CaC2, BeC2। क्लियर। और जब तक उस चैप्टर में पहुंचोगे, एल्यूमिनियम वाले से मिथेन बनता है, मैग्नीशियम कार्बाइड, तो इनसे एल्काइंस बन जाएंगे लिमिटेड से ना। ठीक है जी। अब पांचवें नंबर पे जा रहा हूं, एल्काइंस के प्रिपरेशन मेथड्स में लोअर। एल्काइंस को जो वन टाइप के हो टर्मिनल, उनको हायर एल्काइंस में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे अभी बताता हूं थोड़ी देर में, पता तो चली जाएगा आपको, वन एल्काइन पे RX का रिएक्शन करवाने से। छठा आप समझ ही जाओ, एक पुराना मेथड है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। और यहां तुम्हें फ्यूमेरिक एसिड, मेलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड मेलेइक एसिड के सोडियम
पोटेशियम सोल्ट उठाने पड़ेंगे। मैकेनिज्म में वही एफआर बनता है, वही डाई रेडिकल बनता है और उससे एल्काइन तैयार हो जाएगा। तो डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो फ्रॉम कार्बाइड्स, लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन, देन कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। ये गिने चुने से 6 मेथड है आपके पास। फिर इनमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसका डिस्कशन कर लेंगे आपसे। अभी अगर आप बातों को समझ गए हो तो आगे बढ़े। लो जी, बस ये कि थोड़ा सा एल्कीन दिमाग में हो ना तो तुम इसमें परेशान नहीं होगे। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ द, अगर आप ऑफलाइन होते ना तो मैं आपको एल्काइन खुद पढ़ने के लिए बोलता है, खुद पढ़ो, क्योंकि सारी रिएक्शन में पानी जोड़ना है, ब्रोमीन ऐड करना है, हाइड्रोजन हेलोजन ऐड करना है। ओजोनोलाइसिस हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, KMnO4 से रिएक्शन हम करवा चुके हैं, तो तुम खुद ही कर रहे होते सारी बातों को। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ द डाई हेलो एल्केन्स। सुनना बच्चे ध्यान से अपना, यहां मैंने विसिनल या जेमिनल जो तुम्हारा मन करे उस टाइप का कोई एक डाई हेलाइड लिख दिया है। इस पे KOH एल्कोहलिक तो पक्का आप किस तरफ बढ़ रहे हो, E2 की तरफ बढ़ रहे हो। क्या करोगे जी, किसी एक को अल्फा पड़ोसी बीटा, क्लियर, कोई भी हो सकता है, तुम्हारी चॉइस है। तो यहां का Cl यहां का H माइनस क्या हो गया, HX, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। मैं फिर कहता हूं क्रेमिंग की तरफ मत जाओ यार, एल्कोहलिक QH है, ये भाई साहब बेस है, बेस क्या उड़ाएंगे, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन माइनस HX माइनस HX माइनस HX, बेस रिमूव्स एसिड। यहां से H गया, Cl गया सॉरी, और इसके पड़ोस से H गया, तो कहां डबल बॉन्ड बनने वाला है, इस जगह पे। अब एक सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, पता है क्या, इसके अंदर ना रेजोनेंस आ गया। एल्कोहलिक QH लेने में मुझे कोई परेशानी है ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मुझे परेशानी ये है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गया, इसका इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गया। तो मेरे को पक्का पता है कि अब मुझे इस तरीके से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करके इथाइन मिल जाना है, लेकिन यील्ड में दिक्कत है। यील्ड इसकी पूर हो गई, क्यों पूर हो गई, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर से डबल बॉन्ड करेक्टर आगे बचे यहां पर। तो मुझे इसका एक और ऑप्शन सोचना पड़ेगा, मुझे इसका एक और ऑप्शन, किस लिए सोच रहे हो ऑप्शन, इसलिए सोच रहा हूं कि यील्ड बढ़ जाए, और कुछ नहीं है। यहां तो तुम इसको लगा दो, शुरू में तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन यहां दिक्कत आ रही है, डबल बोन करेक्टर, डबल बोन करेक्टर, डबल बोन करेक्टर, यहां दिक्कत आ रही है मुझे। ना 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 ना, यहां तुम्हें एक पावरफुल, क्योंकि बच्चे निकालना तुम्हें HX था ना, निकालना तुम्हें HX है ना, तो तुम्हें तुम्हें स्ट्रेंथ ऑफ बेस बढ़ानी, हाँ 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 हाँ, तुम्हें स्ट्रेंथ ऑफ बेस बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, सोडामाइड, इट इज वेरी पावरफुल बेस, जो वन एल्काइन से भी रिएक्शन कर गया था। तो क्या होएगा, इथाइन नाउ विद गुड यील्ड, नाउ विद गुड यील्ड, फिर ये स्टेबल हो गया, डबल बोन करेक्टर आ गया। इसलिए मुझे बेस की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, और बेस की स्ट्रेंथ बढ़ाती मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस पे जो क्वेश्चन उसका स्टाइल अलग है। इस पे क्वेश्चन पता क्या पूछता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडामाइड कैन बी यूज्ड टू कंप्लीट रिएक्शन, फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन। तो मेरे साथ टिकोगे तो बात समझ में आ जाएगी। यहां मेरे पास 1,2 डाइक्लोरो इथेन है, इस पे मैंने सोडामाइड डाला, तो 2 सोडामाइड तो यूज हो गए बच्चे। यहां कई बार कहते सर पहली बार में स्ट्रॉन्ग, तो प्रॉब्लम क्या है, ले लो ना पहली बार में स्ट्रॉन्ग, मना कौन कर रहा है, दूसरी बार में जो रिएक्शन करा दे पहली बार में तो और बढ़िया कराएगा। तो 2 तो यहां यूज हो गए, और अगर आप थोड़ी देर पहले मेरे साथ थे, एसिडिक नेचर ऑफ वन एल्काइंस, एसिडिक नेचर ऑफ वन एल्काइंस, तो 2 सोडामाइड फर्दर यूज हो जाएंगे।
लिखा ना कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ये वाली बात। तो सी, ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर कोई बुक उठा लोगे तब भी प्रीवियस पेपर उठा लोगे तब भी आपको मिलेगा। तो यहां 4 मोल्स ऑफ सोडामाइड यूज हो रहे हैं टू कंप्लीट द रिएक्शन। मान लो मैं आपको इसकी जगह पे 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन दे देता हूं, तो आप मुझे बताओ फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडामाइड कैन बी यूज्ड। 3। और फाइनल प्रोडक्ट जपनीत सोडियम, क्या बेटा? नहीं, पर पानी डाल के वापस बन जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वन एल्काइंस एसिडिक नेचर के हैं। जैसे तेरे पास अगर फिनोल है तो सोडियम फिनोक्साइड के फॉर्म में तो क्या दिक्कत है, हल्का सा वाटर डालो वापस फिनोल मिल जाएगा हाइड्रोलाइसिस होके। हाँ, एल्काइन की यील्ड खराब होगी, ठीक है, अच्छी बात है, ये खराब होगी, आपकी बात को 100% एग्रीड। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कितने सोडामाइड हम यूज कर सकते हैं, तो उसका जवाब था ये। ठीक है, एक यहां फर्स्ट, दूसरा यहां, तीसरा ये, तीसरा सोल्ट बनाने में 2 मोल ने तो क्या बना दिया, एल्काइन, और तीसरे मोल ने क्या बना दिया, सोल्ट। ठीक है भाई। अब कल मैं इसका ना एक फ्लो डायग्राम बना कर लाऊंगा, जिससे हाईएस्ट मुझे लगता है कि हम 30 मिनट के अंदर अपना सिलेबस खत्म कर देंगे। और अब जितना मैंने करवाया, वैसे हम इसका 60-70% तो क्वेश्चन कर ही चुके हैं। अब क्वेश्चन आप कर सकते हो, बेंजीन अगले टेस्ट में, ये मैं आपको बता दूं ना। और हम उसका एरोमेटिसिटी वाला पार्ट भी कर चुके हैं ऑलरेडी। तो 30 मिनट लगेंगे क्लास के, क्लियर, कल इसको खत्म करने में। तो उसकी मैं प्रोग्रामिंग बनाकर आऊंगा ऑलरेडी, जिससे